इनिशियल सिम्टम्स तो तकरीबन वैसे ही होते हैं। फ्लू में भी निमोनिया हो जाता है जो एजड लोग होते हैं और जिनकी कोमोबिलिटीज़ होती हैं, और जो है कोरोना वायरस में भी यही होता है। तो डिस्टिंग्विश करना सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है, वो किसी प्लेटफॉर्म, लैब के प्लेटफॉर्म से ही वो डिस्टिंग्विश हो सकता है। एक क्लिनिशियन जो है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो डिस्टिंग्विश कर सके कि भाई तुम्हें फ्लू है या तुम्हें कोरोना वायरस है। कोई भी नुकसान नहीं। देखें, एक चीज़ आप गौर से देखें, एक चीज़ पर गौर करें, वो ये कि जो है अगर हम टेस्टिंग नहीं करते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि कितनी पॉपुलेशन के अंदर कितनी बीमारी फैली हुई है। इस वक्त चूँकि टेस्टिंग इतनी ज़्यादा अमेरिका में हो रही है तो हमें ये पता है कि अभी भी इनफ नहीं है बाय द वे, लेकिन हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि तकरीबन जो है 14% अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन जो है 14% उसका हिस्सा जो है वो इन्फेक्ट हो चुका है कोरोना वायरस से। तो फिर आपको ये अंदाज़ा होता है कि 86% पॉपुलेशन अभी तक जो है वो एट रिस्क है। जब 86% पॉपुलेशन एट रिस्क है तो आपको ये भी अंदाज़ा हो गया कि अगर उन तमाम लोगों को ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता लग गई तो हेल्थ केयर सिस्टम मैनेज नहीं कर सकेगा किसी चीज़ को भी। तो टेस्टिंग होना डिसीजन मेकर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंसान के लिए, जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डिसीजन मेकर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें ये अंदाज़ा हो कि भाई किस एरिया के अंदर हम जो है जाके इंटरवेंशन करें। उसके बाद भी बहुत ज़रूरी रहेगी टेस्टिंग, क्योंकि आपको अंदाज़ा ये करना है कि वैक्सीन जब आपको ये भी अंदाज़ा करना है कि आपकी पॉजिटिविटी कम हुई कि नहीं हुई। देखें, WHO ने कहा था कि टेस्ट पॉजिटिविटी अगर 10% से कम है तो आप अब बेहतर कर रहे हैं, और हमने भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी यही कहा था कि अगर 10% से कम लोग टेस्ट होते हैं पॉजिटिव तो हमें ये अंदाज़ा हो गया कि अब हम हॉस्पिटल्स के अंदर मैनेज कर सकेंगे चीज़ें। अगर टेस्ट पॉजिटिविटी बढ़ती है, और कई जगहों पे और तकरीबन तमाम स्टेट्स ने ये कहा था कि अगर 5% से ज़्यादा, हम 5% से कम ले आए थे समर और स्प्रिंग की सर्च के बाद, अगर 5% से ज़्यादा होती है तो उसका मतलब ये है कि आपने कोई ना कोई कई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी हैं। तो चाहे, क्योंकि वैक्सीन फ़ौरन तो अवेलेबल नहीं होगा ना, वैक्सीन अवेलेबल होते होते जो है अगले साल मार्च, अप्रैल, मई तक हम चले जाएंगे। तो उस वक्त तक अगर हमने टेस्टिंग नहीं की तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि आखिर हमारी पॉपुलेशन के अंदर क्या हो रहा है, किस जगह पे प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और किस जगह पे प्रॉब्लम्स मैनेज की जा सकती हैं। इस वक्त जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक़ है, अगर आप ये कहें कि कोई अगर बीमार है, किसी को हार्ट डिजीज़ है या लंग की डिज़ीज़ है या किडनीज़ डिज़ीज़ है या और कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो वो वैक्सीन नहीं ले सकता या उसके लिए ख़तरनाक नहीं, उसके लिए तो और ज़रूरी है कि वो वैक्सीन ले। लेकिन दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस जगह पे कहने की, वो ये कि इस वक्त जो है जो स्टडीज़ जो की गई हैं उसमें हमें ये अंदाज़ा मुकम्मल तौर पे नहीं हो सका है कि आया जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो ये वैक्सीन ले सकेंगी कि नहीं, और तमाम स्टडीज़ जो हैं वो की गई हैं एडल्ट्स के अंदर। अब कुछ स्टडीज़ की जा रही हैं 12 साल से ऊपर के बच्चों में, तो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए इमीडिएटली प्रॉबली अवेलेबल नहीं होगा ये वैक्सीन। ये वैक्सीन एक दिन में पूरी दुनिया में या पूरे मुल्क में फैल नहीं सकती, और उनको यानी कि एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता। वैक्सीन जो है उसको कोल्ड चेन चाहिए, और सब ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर उसको मूव करना है, वेयर हाउस से लेके, पहले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से लेके आपने ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रक्स जो हैं वो लेके जाएंगी एयरपोर्ट से प्लेन चाहिए, प्लेन से फिर ट्रक्स चाहिए, फिर एक किसी जगह पे वो पहुंचेगी। ये तमाम प्रोसेस जो है इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट -70 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत है।